साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अलीगढ़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जयंती समारोह में मेरी मुलाकात डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से हुई। परिचय के मोहताज इसलिए नहीं हैं क्योंकि गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं। इस दौर में जब लोग अपने अपने जाति के नेताओं को देवी देवताओं की तरह पूज रहे हैं, राजा रानियों की तरह सम्मान कर रहे हैं, इस दौर में इतना मुखर होकर बोलते हैं, विरोध का सामना नहीं करना। बहुत शुक्रिया नीरज भाई। पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बातचीत का मौका दिया। और आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो पलट के आपसे भी पूछूंगा कि आप भी तो कहाँ डरते हैं। देखिए, दरअसल हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, आप पेशे से पत्रकार हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन हम लोग की अपनी एक नागरिक होने की भी जिम्मेदारी है। और ठीक बात है कि हम लोग जाति की बात करते हैं तो हम इसी के खिलाफ ही तो बात करते हैं कि ये जो घेटो बन गया है एक एक जाति का, जाति के भीतर जातियों का, समूहों के भीतर जातियों का, इन सब की अगर फिक्र करेंगे तो शायद हमारे बोलने में, हमारी बातचीत में वो ईमानदारी नहीं रहेगी जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं। अगर सब लोग एक जैसी बात करेंगे तो फिर आलोचना ही कहाँ से होंगी। तो हमें लगता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वह सच जो कहना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, अभी हमारा कोई ऐसा हित नहीं टकरा रहा है जिसकी वजह से हम ये डरें कि सीबीआई, ईडी का छापा हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो न बोलें, या कोई टिकट नहीं देगा तो न बोलें। अभी उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो मन में जो आता है, जिस जो लगता है कि सच बात करें और जिस विरासत से हम लोग जुड़ने का दावा करते हैं, उसका तकाजा ये है कि आप ईमानदार रहें। अच्छा, एक सवाल और कि जब जाति के लोगों पर सवाल उठा देते हैं तो जाति द्रोही का आरोप लगने लगता है। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। जाति एक ऐसी चीज़ है ना, बाबा साहब कहते थे कि ये क्लोज्ड ग्रुप है। और इस वर्ण व्यवस्था में, इस जात व्यवस्था में होता ये है कि हम ये मान लेते हैं कि वो एक लीनियर आइडेंटिटी है। इसका मतलब एक जाति में एक ही तरह के लोग सोचने वाले मिलेंगे और उनसे बाहर कोई विरोधी आवाज़ हो तो उसको लोग मानेंगे नहीं। लेकिन आप जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं कि भाई मेरे नाम के आगे यादव लिखा है, और मैंने भी बहुत सारी आलोचनाएँ की उन लोगों की जिसकी पार्टी के अगुवा भी यादव हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यादव हूँ तो इसलिए वो उन्हें मैं अपना नेता मान लूँ, या वो यादव हैं तो उनके खिलाफ कुछ न बोला जाए। दोनों परिस्थितियाँ हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। पार्टी के लोग ये ईमानदारी अपने नेता के प्रति दिखाएँ, वो उनके लिए अनुशासन होता है। हमारे लिए ईमानदारी ये नहीं है, आप जहाँ अच्छा करेंगे, हम आपकी तारीफ़ करेंगे कि आप इस चुनाव में अच्छा किए कि जात जनगणना का मुद्दा ले आए, आप रोज़गार का मुद्दा ले आए, आप किसानों के मुद्दे को ले आए, आप एक जन सरोकारी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे, हमने तारीफ की। लेकिन आलोचना तो हम करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विचारधारा समझौता दिख रहा हो। सीएसडीएस लोक नीति का आंकड़ा ये बता रहा है कि जिसको आप अपने पास में लाना चाह रहे थे, वो तो आया नहीं और अपने लोग चले गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ईमानदारी से कहना होगा। उसके बाद कोई कुछ भी कहे, वो यादव विरोधी गए, पेरियाल ललई सिंह यादव की विरासत है, तो उसपे भी कोई नहीं बात करता है, तो हम लोग तो बात करेंगे नहीं ईमानदारी से। अच्छा, जो लोग मिशन मूवमेंट की बात करते हैं वो कांसीराम साहब की ये बात तो याद रख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि सत्ता हर चीज की कुंजी है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि बिना सामाजिक परिवर्तन हुए अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो किसी काम का नहीं होगा बहुजन। देखिए, कुंजी तो कई बार मिल भी गई ना, तो कुंजी मिली तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उस कुंजी का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ समाज को। हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। यूपी, बिहार में सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियाँ जब सरकार में आईं तो उसका बहुत लाभ दिखता है। लेकिन मैं एक चीज़ ईमानदारी से कहूँ कि उसमें वह लाभ नहीं दिखता जितना मिलना चाहिए था। ये आलोचना जायज़ है। आपके पास बहुत बड़े-बड़े मौके थे। आपकी तरफ नारा लग रहा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। और आज जब चुनौती वही जय श्री राम बना हुआ है, तो सामाजिक न्याय की विरासत पर लौटना और ईमानदारी से लौटना, ये नहीं कि आपकी शंका होने लगे कि त्रिशूल पकड़ लिए तो परशुराम का फरसा पकड़ लिए, नहीं देंगे वोट। ओरिजिनल माल उनका सामने है तो डुप्लीकेट को क्यों जाएंगे। और दूसरी बात कि जो मेहनत और ईमानदारी थी, मुलायम सिंह यादव में वो ईमानदारी और मेहनत थी। गांव-गांव जाके हर जाति के नेताओं को, हर तबके के लोगों को जोड़ना, मेहनत करना, हर दिन काम करना। कांशी राम की मिशन मूवमेंट के आदमी थे। तो अब आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिस संघर्ष की अपेक्षा अब ज़्यादा थी, अब ऐसा लगता है कि आप नहीं कर रहे और आप बार-बार दोष देंगे कि जनता आपके साथ नहीं है। जनता तो चाह रही थी, ये जितना माहौल इस चुनाव में बना, ये तो जनता का बनाया हुआ माहौल था। आप तो साहब 4 महीने के लिए आए थे। आप तो उसके पहले कहीं नहीं, बसपा तो उसमें भी नहीं आई। बसपा की ईमानदारी और कांशीराम की विरासत कहाँ खड़ी है, ये तो मूल्यांकन उन लोगों को करना चाहिए। और सपा की विरासत कहाँ खड़ी है। और लड़ना आपको बीजेपी से है, जो हर दिन चुनाव के मोड में रहते हैं। फिर सत्ता उनके पास है, संसाधन उनके पास है और उनके पास एक नफरत का विचार है। आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है।
आपके पास जो विचार था उससे आप समझौता कर लिए। तो ये तो कहना पड़ेगा, इसलिए केवल राजनीतिक सत्ता अगर केंद्र में रखेंगे तो विचार से समझौता होगा, तो कांशीराम की बात झूठी निकल जाएगी, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन पर काम नहीं हो पाएगा। और राजनीति पर केवल राजनीति करेंगे तो भाई विचार नहीं होगा, तो कोई आज आपके यहाँ, कोई उनके यहाँ। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। समाधान क्या है? बहुत सारे लोग निराशा में जी रहे हैं कि सत्ता नहीं मिली, लगता है कि कुछ नहीं मिला। सत्ता के बिना सामाजिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता क्या? नहीं, देखिए, सत्ता का सामाजिक परिवर्तन से कोई सीधा रिश्ता है भी नहीं। ये बात ठीक है कि जिसकी सत्ता होती है उसे अपना विचार फैलाने में बहुत सारी सहूलियतें मिल जाती हैं। उनके पास इतने चीज़ें होती हैं देने को कि वो अपने लोगों को बाँटते जाते हैं, उनको संसाधन से संपन्न करते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, पैसे देते हैं और लोग सत्ता से आकर्षित भी होते हैं। लेकिन जो विपक्ष में होता है उसके पास ये सब नहीं होता। आपके पास पैसे नहीं होंगे, कम होंगे, आपके पास लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, आपके पास लोग आकर्षित नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ें क्लियर दिखती हैं। अब इसमें आपके पास विकल्प क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एकमात्र विकल्प ये है कि वो विपक्ष में लड़ती हुई नज़र आए। कई बार ऐसा होता है ना कि बिखरी हुई घर के भीतर कोई झगड़ा हो जाए ना, तो घर के भीतर वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन बाहर कोई अगर पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, तो वो एक मौका होता है पूरे घर को एकजुट होने का। आपके पास वो मौका है। आपका दुश्मन, एक वैचारिक दुश्मन आपके सामने खड़ा है। अपनी गलतियों से सीख लीजिए, अपनी अपनी कमियों को ठीक करिए, लोगों को जोड़िए। वैचारिक तेवर में कोई समझौता मत करिए, यही समाधान है। हर दिन लड़ते हुए नज़र आइए, जनता तैयार है और वो आप उसका नेतृत्व करने का ये भरोसा दिलाइए कि हाँ, हम तुम्हारी आवाज़ हैं। नई आवाज़ बनेंगे तो जनता किसी और को अपनी आवाज़ बनाएगी। रास्ता केवल है जन आंदोलन। सड़कें खामोश हो जाएँ, संसद आवारा आपके गुरु बोल चुके हैं। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, आपके अगुआ बोल चुके हैं। तो आप अपने अगुआ को मानिए, समाधान वही है। ये जो ड्राइंग रूम, एसी और ये सारी चीज़ों से पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो आपकी छवि को कैद कर रही है। और दूसरी तरफ वो ताकत है जो आपकी छवि को डिस्ट्रॉय कर रही है। वो तो आपके खिलाफ कंटिन्यू और आपके वोटर को परेशान करेगी, आपके लोगों की रीढ़ तोड़ देगी, उनकी ज़मीन, उनके अभी देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है। उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चल जा रहा है, उनके पेट्रोल पंप पर, उनकी ज़मीन पर, उनके लोग मारे जाएँगे, जेल में जाएँगे। लड़ना तो फिर भी पड़ेगा। डर के अगर बैठेंगे तो अगली बार इससे बुरी हार मिलेगी। यही समाधान है। ये अचानक से बजरंगबली की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? लाउड स्पीकर ले लेकर पूरा सब घूम रहे हैं। इसकी ज़रूरत अचानक से कैसे आन पड़ी? अचानक नहीं है, ये 24 की तैयारी है। उन लोगों के पास जो नफ़रत का एजेंडा है, 2 बात साफ मैं कहना चाहता हूँ नीरज भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया और आज के वक़्त में ये सवाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कल्पना करके देखिए कि एक देश में भारत का संविधान लागू था, लोग मिल-जुल करके रहते थे, आपस में हिस्सेदारी की बात करते थे, कमेटियाँ बनती थी, सच्चर कमेटी बन रही तो कह रही मुसलमानों को ये नहीं मिला, तो दलितों को ये नहीं मिला, वो कमेटी बन रही है। ओबीसी के लिए मंडल आंदोलन की बनी है कि मंडल कमीशन में बता रहा है कि भाई इतनी बुरी हालत है आपकी। लोग ये मान रहे थे कि हिस्सेदारी मिले हमारी। एक राष्ट्र बनता है उनके लोगों से, तो उनके लोगों को जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो देना सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। और आप अपने घोषणा पत्र में कह के आते हैं कि आप हमें चुनिए, हम आपको ये देंगे। और अचानक से आप 1925 के एक सांस्कृतिक संगठन का नफ़रत का एजेंडा, 370, ट्रिपल तलाक, हिंदू मुस्लिम, बजरंग बली और राम मंदिर और उसके बाद पाकिस्तान, अखंड भारत, ये केवल इसलिए हो रहा है कि वो लोग नाकाम हो गए। दूसरी तरफ उन लोगों ने इस देश को पूरी तरह से अपने दोस्तों के हाथों बेच दिया है। महँगाई उनसे रुक नहीं रही, रोज़गार वो दे नहीं सकते, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो जो कुछ कर नहीं सकते, एक साथ 2 निशाना साध रहे हैं। अपनी विचारधारा को इम्पोज़ कर रहे हैं और इन सारे मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। तो इसलिए बजरंगबली भी आएगा, अजान अजान के सामने हनुमान चालीसा आएगा। अरे जमुरो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, 5 वक़्त हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो तुलसी ने कहाँ लिखा है? लिखा तो तुलसी ने हनुमान चालीसा ने, उसमें कहाँ लिखा कि 5 वक़्त हनुमान चालीसा पढ़ना है? वो लाउड स्पीकर से पढ़ेंगे, तुम लाउड स्पीकर से पढ़ोगे। वो 1 महीने रमज़ान रखते हैं, तुम क्या करोगे? ये उकसाने की साजिश तो नहीं है? उकसाना ही नहीं, ये मतलब मुसलमानों के धैर्य का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुसलमानों को इस देश में चाहते हैं कि कुछ करें। भाई वो हमें, आप मस्जिद के सामने जाके कह रहे हो कि टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। मियाँ को माँ की गाली दी जा रही है राम की यात्रा के नाम पर। सीतापुर में रेप की धमकी दी। रेप की धमकी दी जा रही है सीधे मुस्लिम को टारगेट करके। ये और नहीं तो क्या है? और उसके बाद हो क्या रहा है? मीडिया उनके खेमे में बैठी हुई है। उसके बाद एक पत्थर अगर वो प्रतिक्रिया में वहाँ का कोई युवक फेंक दे रहा है, कोई युवक एक लाठी मार दे रहा है, दंगा हो जाएगा भाई। आप किसी को इस तरह करोगे, अशिक्षित, कुपड़ और उग्र लोग उधर भी हैं, इधर भी हैं। जहालत दोनों तरफ है। अब जहालत को उकसा कौन रहा है? इसीलिए कि वो मुसलमान और इस तरह करें, उसका एक जगह दिखा करके बुलडोजर चलाओ, दंगे कराओ, उसके बाद फिर घर में उनको जेल में डालो, ये सारा काम किया रहा है। एक तो ये कि मुसलमान अगर नहीं उकसेगा,
डरा रहेगा तो हिंदू एकजुट रहेगा। अगर उकसाने में कामयाब हो जाते हैं तो हिंदू और एकजुट हो जाएगा कि देखो वो तो हिंसक लोग हैं। ये बहुत खतरनाक काम हो रहा है और इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी। एक बात से आप सहमत हैं कि नहीं कि अगर जाति का मुखौटा सामने रख दो, हम मुखौटा इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत शब्द है, या प्रतिनिधित्व दे दो, तो जाति को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उससे धर्म नीचे चला जाता है और क्षेत्रवाद, तमाम बातें नीचे चली जाती हैं। इससे किस हद तक सहमत हैं? ये तो खुद बीजेपी हम लोग को करता हुआ दिखाती है। वो जब उत्तर प्रदेश या बिहार या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ जाति की राजनीतिक समझ मजबूत है, जहाँ नहीं है वहाँ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, कास्ट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। कास्ट पॉलिटिक्स मीन्स ये नहीं है कि जाति की राजनीति। रजनी कोठारी बहुत पहले कहेंगे जातियों का राजनीतिकरण, यानी हर वर्ग में चेतना वो वहाँ नहीं है। यहाँ है तो यहाँ बीजेपी सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती है। हर जाति के 2-4 नेता को बिठा रखी है। अब इस समय ऐसा खतरा आन पड़ा है कि दिखाने वाला सामाजिक न्याय हो सकता है बीजेपी ही करे। वही अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएगी, वही भगत सिंह के, वही लोहिया के, वही कांशीराम के। आप क्या करेंगे? आप जो उनकी विरासत का दावा करने वाले लोग हैं, वो गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार का काम करेंगे और दिखावा करेंगे अंबेडकर, फूले पेरियार का। आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी आपसे ज्यादा जातिवादी पार्टी है। बना दिया रामनाथ कोविंद को, बना दिया केशव मौर्य से लेके हर जाति के नेताओं को बिठा दिया। तो अगर आप केवल जाति देखेंगे तो आप जाइए बीजेपी की तरफ, हासिल कुछ नहीं होगा। अगर चेतना विकसित हो जाए जाति में तो बीजेपी को भी हरा सकती है, अपने छद्म जातिवादियों को भी हरा सकती है। और जाति की राजनीति का मतलब केवल ये है हिस्सेदारी, धन, धरती, राजपाट, आत्मसम्मान में। अगर उसके बिना कोई आपकी हिस्सेदारी दे रहा है, कोई अंबेडकर की मूर्ति बना रहा है, कोई जो है लोहिया की बात कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। तो इसको पहचानना होगा। ये इसकी काट है बीजेपी के पास। बीजेपी आपसे बड़ी जातिवादी है, वो कुछ भी कर सकती है। इस तरफ नकारे लोग हैं और इस तरफ तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा राजनीति करें तो क्या। थोड़ा सा हिंदू बन लेते हैं जब मौका आता है, थोड़ा सा ओबीसी बन लेते हैं, थोड़ा सा दलित बन लेते हैं, थोड़ा सा जब मौका आता है तो संविधान बचाने के लिए भी आगे आ जाते हैं, किसानों पे। अरे भाई, ये बीच का रास्ता। अवतार सिंह पाश एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता नहीं होता। ये जब पक्ष चुनने की बारी है ना, तो एक तरफ जुल्मी जालिम खड़े हैं और दूसरी तरफ अगर आप लाग लपेट करके थोड़ा वो हार्ड हैं तो हम सॉफ्ट हो जाएं, तो इससे कोई आपको नहीं चुनेगा, वो कट्टर की तरफ जाएगा। अरे कट्टर के सामने कट्टर बन के खड़े हो कि इस देश में 90% वंचित शोषित की आवाज है। मत करो जातिवाद। 90% कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, उनकी आवाज बनो। इन 90% को एकजुट करो, ईमानदारी मेहनत से काम करो, तभी कुछ कर पाओगे, वरना विनाश हो जाए तुम्हारा, हम तो ये दुआ करेंगे। एक अंतिम सवाल, आप प्रोफेसर हैं, मैं पत्रकार हूं। ये जो पिछड़ा वर्ग है, आपने महसूस किया कि इसको अच्छे लेखकों की, अच्छे पत्रकारों की, अच्छे वकीलों की, अच्छे प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं है, अभी तक नेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के पीछे टहला है, तो ये स्थिति में पहुंच गया? बिल्कुल ठीक बात है। ये जो संस्कटाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, जैसे दलित समाज को आप एक नज़ीर की तरह देखिए कि दलित पूरी सियासत में, समाज में कई चरण आ चुके हैं। बाबा साहब के समय एक चरण था जिसमें वो बहुत तेजी से आत्मविश्वास लेकर आया, लेकिन समाज में उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना बाबा साहब चाहते थे। मानवर कांशीराम ने वो काम किया। कांशीराम ने उसे एक सोशल कल्चरल मूवमेंट बना करके लोगों के बीच ले गए, ओबीसी एससी एसटी मिला करके। तो वो दूसरा फेज था। इस समय दलित तीसरे फेज में है। दलित अब इतने संगठन बना चुका है कि वो आपस में लड़ते हैं, साहित्य भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। तो थर्ड फेज में अब दलित पॉलिटिक्स के सामने चुनौती क्या है? उनको आपस में एकजुट रखने की चुनौती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि एक कॉलोनी में 20 जगह अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। ये तो खूबसूरत बात है ना। तो मैं महाराष्ट्र गया था और मैंने देखा कि कोई घर ऐसा नहीं था, कोई 1-2 लोग अगर आसपास थे तो उन 1-2 लोगों ने 4 लोग खड़े होकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो दलित राजनीति वहां पहुंची है। ओबीसी के साथ विडंबना ये हुई है कि ओबीसी एक कंफ्यूज्ड कौम है। इसकी वजह भी ये रही है कि किसान जातियां रही हैं, सामाजिक उत्पीड़न उतना नहीं हुआ जितना दलित का हुआ। थोड़ी जमीनें, थोड़ा पैसा, थोड़ी सी सब कुछ है। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा सब था। और ब्राह्मणवाद का थोड़ा शिकार भी हुए, थोड़ा उनके अपने भगवान उगवान भी हैं, थोड़े राजवंश भी हैं, ये सच्चाई भी है। इसलिए मुझे लगता है मंडल कमीशन के दौर में अगर ये काम नहीं कर पाए आप, तो कल्चरल रिवोल्यूशन नहीं होगा। अगर कल्चरल होता तो आप नेता के गुलाम नहीं बनते। फिर एक प्रोफेसर, एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक ब्यूरोक्रेट, एक थॉट प्रोसेस वाला फिलोसफर, सब आपको चाहिए। इसी समाज में जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ रहा ना भाई।
हमें वापस वहाँ ले आना होगा, क्योंकि हमें केवल ओबीसी को ये समझाना है कि तुम हिंदू बन करके मिला कुछ नहीं, जो मिला वो हमें दिखा दो। तुम हिंदू बने तो क्या गया वो हम बता रहे हैं। तुम्हारे प्रोफेसर 0 थे 19 तक, अभी 9 हैं। तुम्हारे जज नहीं, तुम्हारे वकील नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। तो अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो हिंदुत्व के लाठी लेके घूमते रहो। अगर जरूरत है तो सामाजिक बदलाव आएगा, तुम्हारी उन्नति और उत्थान आएगा। ये ओबीसी को मेरी सलाह है। सत्ता ना आने के बाद तमाम सारे लोग जो रोना पीटना मचाए हैं, उन लोगों के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग एक नज़ीर हैं कि अभी भी तमाम उम्मीद बची है। बदलाव के इस फेज में अगर बदल गए तो पार हो जाओगे, नहीं बदले तो नाव डूबना तय है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।